रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक महीना है। ये महीना जब आता है तो ख़ास तौर पर दो तरह के लोग वो होते हैं जिनको ज़बरदस्त परेशानी का सामना होता है। पहले तो वो जिन्हें कोई दिल का मर्ज़ हो, दूसरे वो जिन्हें डायबिटीज़ हो। अब दिल के मर्ज़ वाले जो मरीज़ होते हैं, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, दवाइयाँ उनको भी खानी हैं। जिनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हुई है और मेडिसिन्स पर हैं, उन्हें भी दवाइयाँ रेगुलर खानी है, डिस्कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान मुबारक में पूरा दिन आपको भूखा रहना है, प्यासा रहना है। तो क्या रमज़ान मुबारक में क्या ऐसी एहतियात है जो एहतियात एक दिल के मरीज़ को, एक डायबिटीज़ के मरीज़ को करनी चाहिए? इन सब बातों पर बात करने के लिए और ये जानने के लिए कि इंटरवेंशन कितना बड़ा इनकलाब लाई है दिल के अमराज में, मेरे साथ डॉक्टर नजमुस साकिब हैं। नजमुस साकिब की ख़ास बात ये किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। दिल को खुशी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि मेरे इलाके से हैं, तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और मेरी सहाफ़त के इस छोटे से 16 साल के कैरियर में शायद मैं अपने इलाके से पहले इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से मिल होंगे, और भी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नज़र में जो नाम मुझे याद है उस पर डॉक्टर निखिल महाजन हैं। डॉक्टर निखिल महाजन के साथ में डॉक्टर, बहुत बड़ा नाम कार्डियोलॉजी की दुनिया में, डॉक्टर सुशील शर्मा हैं, डॉक्टर संजीव भट्ट हैं। डॉक्टर सुशील शर्मा के बाद और डॉक्टर संजीव भट्ट, डॉक्टर निखिल महाजन, और उसके अलावा डॉक्टर नासिर, वो भी एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर नजमुस साकिब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। केडी हॉस्पिटल जम्मू में मार्बल मार्केट में खुला है और 6 इंटरवेंशंस यहाँ पर भी ये अभी तक कर चुके हैं। मैं इंटरवेंशन पर बाद में आऊँगा, लेकिन शुरुआत रमज़ान मुबारक के हवाले से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एक डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसे ज़बरदस्त परेशानी होती है कि आपने सहरी के वक्त उठना है और आप सहरी के वक्त इतना खाते हैं कि वो रात तक जो है पच जाए, और उसके बाद जब इफ्तियार आप करते हैं तो इफ्तियार के बाद भी एकदम आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इतना लंबा फास्ट रखना किन के लिए सही है, और डायबिटीज़ के कौन से पेशेंट हैं जिनके लिए आप ये एडवाइस करते हैं कि आप रमज़ान में रोज़े ना रखें? देखिए, जो डायबिटीज़ का इशू ये है कि शुगर कंट्रोल एक उसका इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपका शुगर जो है, आप यूग्लाइसेमिक हैं और आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, उस पर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा रह रहा है, तो आपके लिए फास्टिंग कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग में देखा गया है कि वो हार्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बट इसको एंडोर्स करना, उसके लिए अभी फर्दर स्टडीज़ की और रिक्वायरमेंट होगी। बट हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, शुगर की स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रोज़ा रखना एक चैलेंजिंग टास्क भी है, और साथ में उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन का भी रिस्क रहेगा, आप दिन भर पानी नहीं पिएंगे, गर्मी का भी मौसम चल रहा है। सो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपका शुगर मेडिकेशन पे आपका वेल कंट्रोल डायबिटीज़ है और अपने डॉक्टर से आप रेगुलर कंसल्टेशंस ले रहे हैं, आपका HbA1c जो कि एक टारगेट रेंज हमें अचीव करना होता है जिसमें इट शुड बी लेस देन 7, अगर वो हम अचीव कर पा रहे हैं एंड वी आर कंफर्टेबल, सो फास्टिंग आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर कैन बी डन। जैसे आपने कहा फास्टिंग आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर, लेकिन मुझे बताइएगा कि आज का वक्त और आज का दौर, जिस वक्त और जिस दौर में आप मान लीजिए इंसुलिन भी लगा रहे हैं, लेकिन आप घर से निकलते हैं तो गाड़ी में दफ्तर पहुंचते हैं, गाड़ी में ही दफ्तर से निकलते हैं तो घर आते हैं, घर में भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी आप नहीं करते, आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन आप इंसुलिन पे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या इन हालात में भी ये मान के चला जाए कि आपका फास्ट करना, आपका रोज़ा रखना ठीक नहीं है? क्योंकि वो जो फिजिकल और लेबोरियस एक्सरसाइज है वो तो हम लोग नहीं करते, किसी मजदूर के लिए कहें तो समझ में आता है, लेकिन अगर इस तरह के लाइफस्टाइल के लोग हैं, क्या उनके लिए भी मुश्किल है रोज़ा? हाँ, उस केस में हम रिजीम चेंज कर सकते हैं। इंसुलिन की डिफरेंट रिजीम्स होती हैं, जिसमें ट्वाइस अ डे रिजीम भी होती है और मल्टीपल टाइम्स रिजीम भी होती है, प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच। सो अगर हम ट्वाइस अ डे रिजीम पे स्विच ओवर हो जाएं तो रख सकते हैं, बट स्टिल हैज़ टू बी सीन कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, उसकी कार्डियक कंडीशन कैसी है, उसकी किडनीज़ कैसी हैं। सो इस सब को कलेक्टिवली देखकर ही फैसला लिया जा सकता है। ऐसा ना हो कि रोज़ा रखने के चक्कर में आपके पेशेंट का जो है डिहाइड्रेशन हो जाए, किडनी के टेस्ट की वर्सनिंग हो जाए, या कभी कभार ऐसा हो कि पेशेंट का अनडायग्नोज्ड हार्ट डिजीज़ हो
और आपका पेशेंट जो है उसको बड़े प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया के एपिसोड्स रह रहे हैं जहाँ पे शुगर लेवल्स आर एक्सीडिंगली हाई फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो वो भी डेट्रीमेंटल है हेल्थ के लिए। सो ओवरऑल यही है कि पेशेंट शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर और हर डॉक्टर, और उसके बाद ही वो प्रॉपर एक फ़ैसला लिया जाए बेस्ड ऑन ऑल हिज इन्वेस्टिगेशंस एंड हिज फिजिकल वेलबींग, जो कि इन्वेस्टिगेशन से ही जाहिर हो सकता है। अब आप मुझे बताइएगा कि जब हम दिल के मरीज़ की बात करते हैं, एक वो पेशेंट है जो दवाइयों पे एक लंबे वक्त से है और कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ है, दवाइयाँ लगातार खा रहा है, और उसमें मान लीजिए इकोस्पोरिन है या नोवास्टैट सीवी है या मान लीजिए बीपी की दवाई भी है, उसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी हैं। तो अगर ये सारी दवाइयाँ पेशेंट ले रहा है, उसके लिए रोज़ा रखना कितना सेफ है और उसे किन चीज़ों का ख्याल इस रमज़ान मुबारक के महीने में रखना चाहिए, और साथ में ये भी कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में आपको बाहर भी निकलना है, पूरे दिन काम भी करना है, तो इस तरह के पेशेंट को, इस तरह के शख्स को क्या ख्याल? तो जो आपकी मेडिकेशंस हैं ब्लड थिनिंग की, जैसे कि आपने कहा, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनमें स्टेंट डले हुए हैं उनके लिए तो ये मेडिकेशन ऐसा है कि इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे, क्योंकि उसमें स्टेंट की ब्लॉकेज का रिस्क, जो जिसे स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये मेडिकेशंस उनको दिन में लेनी है, बट द गुड थिंग इज़ दैट कि इसकी टाइमिंग एक स्पेसिफाइड होती है, और मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस जो हैं, इंक्लूडिंग द ड्रग दैट यू मेंशन नोवास्टैट सीवी, जिसमें स्टैटिन्स होते हैं, वो अक्सर आपको खाना खाने के बाद ही खाने होते हैं। तो आप रात में खाना खाने के बाद या सहरी खाने के बाद उस दवा को ले सकते हैं। और अगर आप स्टेबल हैं, मतलब आप चलते हैं तो आपका चलने पे सांस नहीं फूलता, चलने पे छाती में दबाव भारीपन महसूस नहीं होता, ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट फास्ट रख सकते हैं। बट अगर कोई भी आपको दिक्कत महसूस हो, अगर आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग सम भारीपन आपकी छाती में लग रहा है, आप चल रहे हैं तो आपका सांस फूल रहा है, पसीने आ रहे हैं, या ऐसा भी हो रहा है कि अगर आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है ड्यूरिंग योर फास्टिंग, हार्ट के मरीज़ के लिए हाई शुगर इज़ डेफिनेटली हार्मफुल, बट शुगर का लो होना इज़ मच मोर हार्मफुल। सो हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी चीज़ है जो हर शुगर के मरीज़ के लिए, जिसके हार्ट का भी कोई मर्ज़ है, उसके लिए बहुत लाजमी है कि वो हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स को अवॉइड करे। और जहाँ पे ये महसूस हो कि मेरा शुगर डिप हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो ज़िद पे ना अड़े रहें कि मैंने रोज़ा पूरा करना है। चेक योर शुगर लेवल्स, इफ़ योर शुगर इज़ लो, टेक सम मेडिकेशन, या ये आपके हार्ट को एक बड़ा नुकसान कर सकता है। अच्छा, तो जैसे आपने, अब मैं बात करूंगा इंटरवेंशन की, आपने इंटरवेंशन किया है, इंटरवेंशन करने के इमीडिएटली बाद, आज आपने इंटरवेंशन किया, पेशेंट कल घर गया, तो क्या इंटरवेंशन के इमीडिएटली बाद दवाइयां सुबह शाम लेकर आप रोज़ा रख सकते हैं, या इंटरवेंशन के बाद कुछ दिन तक आप मना करते हैं कि आप रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते? जो पेशेंट का हम इंटरवेंशन करते हैं वो मोस्टली एक एक्यूट इवेंट होता है, एक्यूट हार्ट अटैक होता है, उस कंडीशन में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को इनिशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती, क्योंकि हम पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक पेशेंट स्टेबल हो जाए, अगर रमज़ान के दौरान ऐसा इवेंट हुआ है तो रोज़ा रखना मना है, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है बॉडी में, आप नहीं जानते हैं कि आपकी फास्टिंग कैसे बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी। सो इस केस में डेफिनेटली रमज़ान रोज़ा रखना इज़ नॉट एडवाइजेबल। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रमजान मुबारक का मुतबरक महीना है, न जाने अगले साल आएगा कि नहीं आएगा, जिद पे अड़ जाते हैं कि जनाब मैंने तो रोज़ा रखना ही रखना है, जो मर्जी आप कर लीजिए मेरे साथ। क्या ये अक्लमंदी? दीन में ज़बरदस्ती तो है नहीं, अपने जिस्म के साथ भी ज़बरदस्ती करना मुनासिब नहीं है। अगर आप फिट हैं, इफ़ यू फील यू आर फिट, योर डॉक्टर सर्टिफाइज यू कि आप ठीक हैं, आप सेहतमंद हैं, तो आप बेशक रोज़ा रखें। बट अगर ऐसी कंडीशन है कि आप बीमार हो रहे हैं तो आप अपने लिए परेशानी को दावत दे रहे हैं। जैसे आपने कहा परेशानी को दावत देते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं इस पार्ट पर कि इंटरवेंशन, अब मेडिकल कॉलेज में अगर आप चले जाएं, अस्पताल, मैं मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करूंगा, अस्पताल जब आप जाते हैं, कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट जब आता है, कोई भी कार्डिक इवेंट अगर हुआ है, वो पेशेंट जब हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचता है तो पहला काम डॉक्टर्स करते हैं उसको थ्रोम्बोलाइज करने का। थ्रोम्बोलाइज करने के बाद डॉक्टर्स का ये होता है कि जी इसको पहले स्टेबल होने दीजिए, जब ये स्टेबल होगा तो उसके बाद फिर इंटरवेंशन के बारे में सोचेंगे। स्टेबल होने में एक आधा दिन लग जाता है और फिर उसके बाद आप तीसरे दिन प्लान करते हैं जी कि अब हम इसकी सर्जरी करेंगे। क्या ये एक अक्लमंद अप्रोच है, या आपको लगता है कि जितनी एडवांसमेंट हुई है कार्डिक साइंसेज में उसमें ये अक्लमंद अप्रोच नहीं है, अप्रोच कोई और होना चाहिए? देखिए, जैसे कि हर एक, जैसे आपको रिलीजन फॉलो करें, आपकी एक बुक होती है, आप मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़ते हैं, हिंदू हैं तो भगवत गीता पढ़ते हैं, सेम वे हर कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक गाइडलाइंस होती है, जिसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस कहा जाता है। चाहे यूरोपियन कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस हो, चाहे अमेरिकन कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस हो, वो कहीं पर ये रिकमेंड नहीं करती कि हम पेशेंट के स्टेबलाइज होने का वेट करें और उसके बाद चीज़ें करें। नो, इफ़ यू हैव अ हार्ट अटैक तो आपके लिए टाइम इज़ एवरीथिंग।
टाइम इज़ मसल, टाइम इज़ मनी। अगर आपने टाइम को ज़ाया किया, जो गोल्डन पीरियड था उसको आपने रायगा किया, तो आप चाह के भी पेशेंट को वो फ़ायदे नहीं पहुंचा सकते जो कि उसको अर्जेंट इंटरवेंशन से फ़ायदे होने थे। सो गाइडलाइन ऐसे हैं, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो है, जो अभी हमको देख रहे हैं, उनके लिए ईजी करूं। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां से आपके लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचना 2 घंटे के अंदर मुमकिन नहीं है, तो आप थ्रोम्बोलिसिस करवाइए। अगर आप ऐसे शहर में हैं जहां कि आप विदिन 2 आवर्स 120 मिनट के अंदर अंदर एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच सकते हैं, जो कि एक इंटरवेंशनिस्ट है, तो आपको सबसे पहले उसके पास पहुंचना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसमें ये जाहिर है। लेकिन इसमें तो कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड शायद 20 मिनट होते हैं। ऐसा तो डेफिनेटली द क्विकर वी डू इट द बेटर, बट 2 आवर्स जो है वो एक स्टैंडर्ड है। 90 मिनट्स टू 2 आवर्स, 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स। ये जो धारणा बनी हुई है कि हार्ट अटैक हो गया तो आपकी मौत तो 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी, आप कहाँ 2 घंटे की बात कर रहे हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स। हार्ट अटैक जो होता है उसमें उसको हार्ट अटैक कहते हैं, और जो आप कह रहे हैं 10 मिनट के अंदर डेथ हो जाएगी, दैट इज़ एक्यूट कार्डियक अरेस्ट। दीज आर 2 डिफरेंट एंटिटीज़। मैं आपको 2 घंटे का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटा पूरा वेट करें, आप इमीडिएटली रश करें। ये डिस्कशन हो रहा है बेस्ड ऑन थ्रोम्बोलिसिस वर्सेस इंटरवेंशन। सो थ्रोम्बोलिसिस आपने तभी करना है कि अगर आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर जो है इंटरवेंशन सेंटर पे पहुंच सकें। वैसे तो लाजमी है आपके लिए कि जब मोमेंट आपको कोई चेस्ट पेन होता है जो कि एक्यूट ऑनसेट है, जो आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, आज से पहला ऐसा मैंने फील नहीं किया, तो विदाउट एनी डिले आप अगर 10 मिनट के अंदर भी डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए। हाँ, थ्रोम्बोलिसिस आपका जो सिस्टम है, अगर आपकी टीम ने पहचान लिया कि मैं 2 घंटे तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता हूं, तो ये बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट टियर 1 सिटीज़ जो दिल्ली वगैरह हैं, ये तो आजकल थ्रोम्बोलिसिस एम्बुलेंस के अंदर किया जाता है। इसके लिए पहले 10 मिनट जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने पहचानते ही 10 मिनट में किया तो आपको टिक मार्क मिलता है कि आपने एक अच्छा काम किया है। सो थ्रोम्बोलिसिस इज़ समथिंग फॉर प्लेसेस जहाँ पे आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो। अगर आप किश्तवाड़ में बैठे हैं जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बद्रवा में है जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, अगर हम सफ़र शुरू भी करें तो हमें मालूम है, डोडा में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो सफ़र शुरू भी करें हमें मालूम है कि 4 घंटे तो लग ही जाने। हाँ, थ्रोम्बोलाइज कीजिए और पेशेंट को आप इमीडिएटली हायर सेंटर के लिए रेफ़र कीजिए। बट जम्मू के अंदर रह के थ्रोम्बोलिसिस करना, अगर आपके पास सारे कार्डियोलॉजिस्ट एक ही वक्त पे शहर से गायब हो गए हैं, मौजूद नहीं है, तो हाँ, तब तो ये मुनासिब है, अदरवाइज़ मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो बड़े नाम हैं जम्मू कश्मीर की कार्डियोलॉजी के, वो ये कहते हैं कि नहीं, पहले पेशेंट को आने दीजिए, उसको थ्रोम्बोलाइज कीजिए, उसको स्टेबल होने दीजिए। मैंने, क्योंकि मैं सभी कार्डियोलॉजिस्टों से वाकिफ़ हूँ, आप यंग लोग हैं, नए नौजवान लोग हैं, आप तो बड़े एनर्जेटिक हैं और आप कहते हैं फ़ौरन पेशेंट को जो है आप फ़ौरन पेशेंट को ले आइए, हम इसको क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन जो आपके सीनियर हैं वो कहते हैं ना, एंजियोग्राफी बाद में, एंजियोप्लास्टी बाद में, पहले पेशेंट को स्टेबल होने दीजिए। तो क्या आपने भी ये महसूस किया कि सीनियर आपको वो करने नहीं देते जो आप करना चाहते हैं, या किसी वक्त आपको ये महसूस होता है कि नहीं, सीनियर की अप्रोच ठीक है, मेरी अप्रोच गलत है? देखिए, अब ये जो नए सेटअप्स आ रहे हैं, प्राइवेट सेटअप्स आ रहे हैं, डेफिनेटली हम एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। जो हमने सीखा है, जिन बड़े बड़े सेंटर्स में काम किया है, वहाँ पे ये रिस्क उठाना ज़रूरी है, और साथ में मरीज़ को भी ये जानना ज़रूरी है कि कार्डियक अटैक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप उसमें कुछ ना करें तो परेशानी तो लाजमी है। 90% चांस है कि कोई अनटूवर्ड इवेंट हो सकता है। अगर आप कुछ करें तो वो रिस्क जो है वो कम होकर 20% रह सकता है, बट रिस्क फिर भी रहेगा, क्योंकि एक एक्यूट हार्ट अटैक इज़ अ बिग प्रॉब्लम, जिसके अंदर अंदर थ्रोम्बस बन रहा है, आर्टरी ब्लॉक हो रही है। जब आप उस थ्रोम्बस को क्लियर करते हो, आर्टरी को ओपन करते हो, उस वक्त भी पेशेंट की जान को खतरा होता है, बट वो खतरा कंपेयर टू 90% इज़ ओनली 20%। सो ये रिस्क लेना लाजमी है। इसके लिए हाँ, डेफिनेटली जैसे कि आपने कहा, जो नई जनरेशन है, वी आर मोर एग्रेसिव। सो येस, डेफिनेटली वी हैव टू अडेप्ट दिस एग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि इसी से हम मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। वरना हम यही कहेंगे अभी तक तो मरीज़ बिल्कुल ठीक था और सडनली इसकी डेथ हो गई। यही रीज़न है कि अगर हम एक्यूट अटैक में एक्यूट इंटरवेंशन ना करें, हम जाने गंवाते रहेंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि हार्ट फेलियर कि एक आदमी बिल्कुल हट्टा कट्टा था जी, बहुत बढ़िया जी, मेरा दोस्त था फलानी, बहुत अच्छा था, अचानक पार्क में गिर गया और मौत हो गई। और फिर बताया जाता है जी फलां आदमी तो रोज़ वॉक करता है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया रनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तब भी हार्ट अटैक हो गया। फिर अचानक खबरें आती हैं कश्मीर से कि 22 साल का नौजवान है, हार्ट अटैक हो गया, 24 साल का नौजवान है, हार्ट अटैक हो गया। कल ही दिल्ली में एक जर्नलिस्ट, 28 साल उसकी उम्र, और हार्ट अटैक हो गया। मुझे बताइए, आखिरकार ये नौजवानों में जो ये ट्रेंड आ गया है कि छोटी उम्रों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटी उम्रों में आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और उसके बाद जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर छोटी उम्र में हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं? जिस एंटिटी के बारे में तो हार्ट फेलियर, जिस एंटिटी के बारे में बात करें, दैट इज़ एक्यूट कार्डियक अरेस्ट।
जिसको कि हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, ये एक नोन एंटिटी है। सडन कार्डियक डेथ क्या होता है? पेशेंट सडनली बात कर रहा था, बात करते करते अचानक उसकी जान चली गई। इसके पीछे सबसे कॉमन जो रीज़न होता है सडन कार्डियक डेथ के पीछे, वो हार्ट के रिदम की एबनॉर्मेलिटी होती है। एक कन्फ्यूजन है, हार्ट अटैक इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक्यूट कार्डियक अरेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक वो एंटिटी होती है जहाँ पे आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी के ब्लॉक होने के कारण से छाती में दर्द, पसीना, सांस फूलना होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? आपके हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो जाता है, जिसको हम डॉक्टर्स की टर्म में, मेडिकल टर्म में VT-VF कहते हैं। ये VT-VF एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें हमारे हार्ट का रेट जो है, थ्रोम्बोसिस के बाद ये हो सकता है। इसके मैं आपको बताऊंगा, इसकी मल्टीपल जो है चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के जानने के लिए, कि हाँ, जिसको एक्यूट ब्लॉकेड हो गया उसके अंदर भी एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया का मतलब होता है हार्ट का रिदम एबनॉर्मल होना, जिसमें हार्ट का रेट सडनली 300 के करीब पहुंच गया और मरीज़ की जान चली गई। क्यों? जब 300 के रेट पे हार्ट धड़क रहा है तो वो इफेक्टिव सर्कुलेशन नहीं कर पाता, आपके ब्रेन में सप्लाई नहीं जा रहा है। तो ऐसे लोगों की जान बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपने टाइमली उनका ECG देख लिया, यू डायग्नोज द VT, DC शॉक, जो शॉक दिया जाता है पैड्स लगा के, उस शॉक से आप इमीडिएटली इवेंट को रिवर्ट कर सकते हैं। बट प्रायर टू दैट आपको ECG देखना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि आपने सुना होगा, एक डॉक्टर था, उसकी वॉच पे, एप्पल वॉच पे VT का इवेंट देख के ही वॉज गिवन अ DC शॉक एंड हिज लाइफ गॉट सेव्ड। सो ये हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा ऐसा कंपोनेंट होता है कि कुछ लोगों को हार्ट की ब्लॉकेट तो नहीं होती है, बट उनकी जो है जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है कि उनके ये एरिथमियाज होते रहें। तो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशंस क्या होती है? उनके हार्ट के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी होती है, हार्ट की वॉल की थिकनेस बड़ी होती है, या ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि दे आर प्रोन, उनके अंदर ये खतरा रहता है कि धड़कन तेज़ हो सकती है। तो इसे कैसे जानें? इसको जानने का तरीका यही है कि हम, अगर हमारी फैमिली में किसी भी सदस्य को, किसी भी मेंबर को ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जहाँ पे सडनली उसकी जान चली गई, यंग एज में, लेस देन 40, लेस देन 50, तो हर फैमिली के मेंबर को, जो उसके बच्चे हों, उसके भाई हों, वो डॉक्टर के पास आएँ, अपना थॉरो चेकअप करवाएं, अपना ECG करवाएं, अपना इको करवाएं, ताकि अगर ऐसी कोई उनके अंदर जेनेटिक टेंडेंसी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये बंदा रिस्क पे है, तो हमारे पास लकीली ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि हम इन इवेंट्स को रोक सकते हैं और पेशेंट की लाइफ को नॉर्मली प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और जैसे कि अगर किसी के फैमिली में हार्ट की डिजीज़ की, हार्ट की ब्लॉकेज की हिस्ट्री हो, कोई ये बोले कि मेरे फादर को 40 साल की उम्र में स्टेंट लगा, 45 साल की उम्र में स्टेंट लगा, तो ये ना समझें कि बाकी लोग सेफ़ हैं। आप लोगों को भी अपना, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, अपना चेकअप कराना है, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, क्योंकि इंडिया में इस वक्त एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ चल रही है, जो इंडियन मेटाबॉलिज्म है, इंडियन डिसलिपिडीमिया है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन यूथ, उनका लिपिड डिरेंज्ड है, बिल्कुल लिपिड प्रोफाइल ख़राब है उनका। और उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न उसके पीछे सबसे बड़ा जो ये है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमने जो जब आप भी ग्रो कर रहे होंगे अपने बचपन में, हम, आई थिंक वी स्पेंट मोस्ट ऑफ आर टाइम इन द ग्राउंड्स, हम खेलते थे, भाग दौड़ करते थे। बट आजकल का यूथ जो है वो फेसबुक पे है, वो सोशल मीडिया पे है, और फिज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो डेवलप हो रहा है, ओबेसिटी आ रही है, मोटापा आ रहा है, लिपिड डिरेंज हो रहा है, शुगर लेवल्स एलिवेट हो रहे हैं। सो ये वो कारण है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में, यूथ में आजकल जो है कार्डियक डिजीज़ आ रही है, एंड इट इज़ नॉट अनकॉमन। ड्यूरिंग द कोविड फेज आई हैव डन PTCA स्टेंटिंग ऑन एटलीस्ट 50 यंग पीपल। 50 यंग पीपल दिल्ली में या दिल्ली में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, जो करीब करीब 50 लोग आए जिनकी उम्र 35 से नीचे नीचे थी, और ये है कि एक लड़का तो 24 साल का भी था। सो ये कोविड, स्ट्रेस का भी एक है फैक्टर, लेकिन कोविड ने भी इसके अंदर काफ़ी एक रोल प्ले किया है, और साथ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने। लॉकडाउन में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे गॉट कन्फाइंड टू देयर होम्स, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। जबकि आप देखो जो गाइडलाइंस हैं, जो साइंस है, वो ये कहती है कि एक हेल्दी हार्ट के लिए हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए 45 मिनट हर दिन वॉक करना लाजमी है। अगर हम उससे कम चल रहे हैं तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं रिस्क को, जो हार्ट की डिजीज़ का रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हमारा डाइट, आजकल का जो ट्रेंड है जंक फूड पे, हम प्रिडोमिनेंटली आप देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है जंक फूड की तरफ जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक बहुत कॉमन है। सो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपकी जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल इंक्रीज़ करती हैं, वो आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं। सो रिकमेंडेड है कि आप हफ्ते में अगर एक बार कोल्ड ड्रिंक पिएँ तो, बट जो रूटीन है हम देखते हैं एक एक बॉटल हर कोई यूथ जो है वो विद इन वन गो जो है पी रहा है। सो ये रीजंस हैं, जिसमें डाइट आ गया, लाइफस्टाइल आ गया, फैमिली रिस्क फैक्टर्स आ गए, और हमारा इंडियन पॉपुलेशन का जो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उतने इन्वॉल्व नहीं हैं, दैट इज़ नॉट वेरी गुड। सो टाइम हैज़ कम कि हमें अब शिफ्ट करना चाहिए अपना फोकस प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ। प्राइमरी प्रिवेंशन से हम क्या करेंगे? अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे कि लोगों के अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं,
मैं इसलिए यूथ को इनवाइट करता हूँ, आइए अपना चेकअप करवाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आप मोटे हो रहे हैं और आप अनकंफर्टेबल रह रहे हैं, आपका सांस फूल रहा है, तो समय रहते अपनी जांच कराइए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पे प्रॉब्लम लाई करती है, और अकॉर्डिंगली जो मैनेजमेंट है, जो प्रिकॉशंस हैं, वो हम टाइमली स्टार्ट करें, ताकि हम लैंड अप ना करें ऐसी सिचुएशन में जहाँ सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि बातचीत लंबी करनी थी लेकिन चूंकि वक्त आपके पास भी बहुत कम है, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बात की कि लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लाने की, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता है, खासकर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्टों के ऊपर, कि जनाब इन्हें कोई काम नहीं है। जैसे सर्जनों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता था यहाँ पर कि जनाब आप सर्जन के हाथे अगर चढ़ गए तो उसने कहना है कि गाल ब्लैडर निकलवा ही लो, तो किसी न किसी तरीके से उसने आपका गाल ब्लैडर निकालना ही निकालना है, ये इल्ज़ाम लगता था। हकीकत इतनी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। इसी तरीके से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्टों को लेकर आपके ही फील्ड के वो कार्डियोलॉजिस्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट को प्रेफर करते हैं या उस पर यकीन रखते हैं, वो ये कहते हैं जनाब ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उसे भी स्टंट डलवा देते हैं जिसको स्टंट की ज़रूरत नहीं होती। जो मेडिकली मैनेज किया जा सकता है उसको भी कहते हैं भाई स्टंट डालो, फिलहाल स्टंट के बगैर तुम्हारा कुछ होगा नहीं, कन्विंस कर देते हैं। और उसके बाद दूसरा इल्ज़ाम ये लगता है कि जनाब सरकार ने स्टंट का रेट 10,000 से लेकर 30,000 के करीब करीब कर दिया, इनके पास चले जाओ तो ये कहते हैं जनाब 80,000 का स्टंट डालोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कुछ कहते हैं जी डिजॉल्वेबल डालोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेडिकल मैनेजमेंट और इंटरवेंशन, आप जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं आपने तो अपनी वकालत करनी है, लेकिन किस हद तक आप ये मानते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट भी इज़ अ वे आउट एंड इंटरवेंशन इज़ ऑल्सो अ वे आउट? मैं आपको साइंटिफिक बेसिस पे आंसर दूंगा, मेरी विम्स एंड फैंसीज पे आंसर नहीं दूंगा। कि मैं क्या सोचता हूँ वो लाजमी नहीं है, बट जो साइंस कहती है वो, अगर तो किसी भी मरीज़ को एक्यूट हार्ट अटैक है, जिसको एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स मेक इट क्लियर वंस फॉर एवर। अब आती है दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट जिसको कहते हैं स्टेबल इस्कीमिया, स्टेबल एंजाइना। वो कौन से मरीज़ हैं जिनको अपना टिपिकल फिक्स्ड वर्कलोड मालूम है। जैसे कि एक मरीज़ मेरे पास आके कहता है सर मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ तो 2 किलोमीटर तक मैं कंफर्टेबल हूँ, बट जो ही मैं 2.1 चल लूँ तो मेरे छाती में दबाव भारीपन शुरू हो जाता है। तो उस केस में आप इनिशियल जो है मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जो इनिशियल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, जो मल्टीपल गाइडलाइंस और मल्टीपल स्टडीज़ के बाद देखा गया है, उनके लिए मेडिकल मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपने ईसीजी पे रूल आउट कर लिया इट्स नॉट एक्यूट हार्ट अटैक, या अगर आप और कंफर्टेबल होना चाहते हैं, आप पेशेंट का टीएमटी करा लीजिए, आप पेशेंट का स्ट्रेस इको करा लीजिए। स्ट्रेस इको कराने के बाद आप देख लीजिए कहीं कोई इस्कीमिक चेंजेस तो नहीं आ रही हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं ये मेरा पेशेंट स्टेबल है, तो आप उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे रख सकते हैं। बट अगर मेडिकल मैनेजमेंट 4-6 हफ्ते खाने के बाद भी आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ नहीं लग रहा है, अगर इंटरवेंशन नहीं, एटलीस्ट यू शुड कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट कि वो डिसाइड करे कि मैं एटलीस्ट इसकी एंजियोग्राफी कर लूँ, ताकि कितना एरिया एट रिस्क है। एंजियोग्राफी में भी आपकी जो है लीजन्स हैं उनकी करेक्टराइजेशन होती है। प्रॉक्सिमल लीजन है, मिड लीजन है, डिस्टल लीजन है। मानो एक लीजन प्रॉक्सिमल है जो बहुत क्रिटिकल है, बहुत टाइट है, और आप देख रहे हैं कि पेशेंट इज़ वेरी सिम्टोमेटिक, तो आप उस केस में सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और एवरी पेशेंट हैज़ अ लग्जरी ऑफ सेकंड ओपिनियन। ऐसा तो नहीं है कि इंटरवेंशनिस्ट कहेगा अभी आप कर दो। हाँ, एक्यूट हार्ट अटैक में तो यू शुड बी वेरी क्लियर, डोंट आर्ग्यू विद योर डॉक्टर। वो आपके अपने मफाद के लिए, अपने बेनिफिट के लिए है कि अगर एक्यूट हार्ट अटैक है, सबसे पहला काम करना है कि उस आर्टरी को ओपन करवाना है। नहीं करेंगे वो आर्टरी डेड हो जाएगी, महीने बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद स्टेंट डलवाएंगे भी, तो दैट इज़ लाइक पुटिंग अ स्टेंट इन अ आर्टरी जिसमें कोई बेनिफिट खास नहीं होगा। सो एक्यूट हार्ट अटैक, सिंपल फंडा, एक्यूट हार्ट अटैक गो फॉर इंटरवेंशन। इफ़ इट इज़ नॉट एन एक्यूट प्रॉब्लम, इट इज़ अ स्टेबल केस जहाँ पे आपको पता है हाँ एक फिक्स वर्कलोड पे हो रहा है, सो टेक योर कॉल, ट्रीटमेंट ले लो, मेडिकल मैनेजमेंट ले लो। कंफर्टेबल फील कर रहे हो, सालों साल मेडिकल मैनेजमेंट चलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साकिब, आपने डॉक्टर साकिब, नजमुस साकिब से सुन लिया कि रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, अगर अभी अभी आप किसी इवेंट से गुजरे हैं, तो फिर आपसे गुजारिश ये है कि अपने आप के साथ ज़्यादती ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि इंटरवेंशन और मेडिकल मैनेजमेंट में तय इस बात पर होगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको दबाव महसूस हो रहा है, अगर आप 7 किलोमीटर का डिस्टेंस या 2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस आराम से नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर फ़ौरन आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और दिल के हालात को वैसे भी गंभीरता के साथ लिया करें। दिल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर है
उसे डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आप जिस चीज़ को बड़ी बेहतियाती के साथ आज लेते हैं, कल वो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। बहुत सारे नौजवान, और मैं कहूँ कि कई बार सुबह आप फेसबुक खोलते हैं तो कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है, कोई ना कोई लिखा हुआ आ जाता है कि फ़लाँ की मौत हो गई, तो फिर पता चलता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। तो डॉक्टर साहब ने आपको वजूहात भी बताई। डॉक्टर नजमुस साकिब केडी हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे। एक नौजवान हैं और सबसे बड़ी बात कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, तो वो एक, मैंने कहा ज़ाती हमदर्दी एक अलग चीज़, एक बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग अपना रमज़ान मुबारक में ख्याल रखेंगे, और जिन्हें भी लगता है कि दिल परेशान कर रहा है तो डॉक्टर नजमुस साकिब से कॉन्टैक्ट कीजिए, आइए इनसे मिलिए और अपने दिल का हाल इनसे जानिए।